wherever they are found, whenever they are found, ठीक है जी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा 7 साल या 10 साल तक भी है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को अगर आपने देखना हो कि वो कौन कौन से हैं, तो आप अगर 195 सीआरपीसी पे चले जाएं तो टोटल ऑफेंसेस जो मेंशन्ड वहां पे हैं उनमें 10 साल सजा के भी हैं, उनमें 7 साल पनिशमेंट के ऑफेंसेस भी हैं, हैव बीन मेड टू बी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है जी सर। मेरा जी हमारे जूनियर्स मुकला उनको पता नहीं होता कि एक ऑफेंस जब मेड आउट होता है या अक्रंस होता है तो पुलिस उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती कंप्लेनेंट पार्टी के साथ, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो दर बदर की धक्के खाती है। उसके लिए थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप उस पर मोटिवेट करें हमारे जूनियर्स भाई को और मुझे भी, कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो हमें डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जब वो डायरी नंबर में लिख लेता है, डायरेक्ट उसके पास जाना चाहिए या वेट करना चाहिए? देखिए सूरत यार ये है सर, आपका इसमें ग्रामी क्या है? मलिक खाकनवाल साहब। मलिक साहब, दो चीजें तो बड़ी जहन में रखें, याद रखें, जितना वेपन जो वेपन आपके हाथ में है वो पुलिस से भी बड़ा है, वो है कोर्ट। अगर आप कोर्ट के पास डायरेक्टली कुछ लेकर चले जाते हैं तो आपके पास इतनी अश्योरेंस है कि ना ये चेंज होगा ना रिमूव होगा, ना ये चेंज होगा ना रिमूव होगा। जो स्टेटमेंट एट प्रॉम्प्ट लेवल आप कोर्ट को दे देते हैं उसका एक अपना इम्पैक्ट है, एक बात। दूसरी बात ये होगी कि कॉग्निजेबिलिटी एंड नॉन कॉग्निजेबिलिटी ऑफ द ऑफेंस मजिस्ट्रेट से ज्यादा थानेदार नहीं जानता। अगर वहां डिटरमन हो जाती है, मजिस्ट्रेट वहां एप्लीकेशन मूव हो जाती है, तो मजिस्ट्रेट इज ड्यूटी बाउंड टू डिसाइड एंड डिटरमन whether from the contents of this petition or application cognizable offense is made out or not. If the same is made out, then he is bound immediately to issue a direction to the police officer, SHO concerned, or the concerned police officer to register FIR. If the offense appears to be a non-cognizable offense, then magistrate may or may not grant permission, may और मैं ना ग्रांट परमिशन फॉर द पर्पसेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो लिहाजा हमें वकील होने के नाते मैं ये करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन जहां आप कहते हैं कि थानेदार साथ नहीं दे रहा, हम कभी थानेदार के पीछे नहीं गए, आज तक थाने नहीं गए, आज तक किसी थानेदार को, बेटा ये भी याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कहा कि आप मेरे साल से 1 लाख रुपए ले लें तो ये देख दें, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, आपका जमीर भी नहीं है, आपकी सोच भी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास क्या वेपन है, मैं समझता हूं कि मेरा वर्शन थानेदार फाइल पे नहीं लेके आ रहा, आई रिकॉर्ड द सेड वर्शन इन शेप ऑफ एन एप्लीकेशन एंड आई अपीयर बिफोर द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट विद द सेड एप्लीकेशन कि सर मेरा ये मौकफ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रिकॉर्ड द सेम, बट ही इज अवॉइडिंग टू ब्रिंग इट ऑन द रिकॉर्ड, और ही इज एक्सरसाइजिंग डिलेइंग प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज इट्स एविडेंशियल वैल्यू, ही शुड बी डायरेक्टेड to act according to law। तो मैजिस्ट्रेट उसी टाइम ऑर्डर पास करने का पाबंद है। मैजिस्ट्रेट इज इन चार्ज, ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ही इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द लिबर्टीज ऑफ द सिटीजंस एज वेल। 156 ऑफ द सीआरपीसी के तहत उसने उसको फौरी तौर पे ऑर्डर पास करना है कि अटैच दिस डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट विद द फाइल एंड इन्वेस्टिगेट अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द सेम। जो बनता होगा वो करना पड़ेगा उसको। सर मैंने क्वेश्चन पूछा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत जब मैजिस्ट्रेट जब देखता है कि ये ऑर्डर करता है पुलिस ऑफिसर को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, और जब रिपोर्ट उससे तलब करता है तो उसको लगता है कि ये FIR होनी चाहिए, उसमें ऑर्डर करता है, तो उसके रिलेटेड मैंने पूछा था कि वो कन्वे थोड़ा सा कर देते उसके रिलेटेड। ये बेटा देखें, मैजिस्ट्रेट जो है उसके पास एक पिटीशन आई, उसने डायरेक्शन कर दिया कि इन्वेस्टिगेट द मैटर, ठीक हो गया, परमिशन ग्रांट कर दी, तो फिर पुलिस ऑफिसर उसी तरह ही FIR दर्ज करेगा एज इफ इट वाज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है,
लॉ ने इसलिए मजिस्ट्रेट को ये पावर दी है कि ऐसे ऑफेंसेस विच आर नॉट अदरवाइज ग्रेव उनमें पुलिस की मदाखलत को मिनिमाइज किया जाए। ठीक है, लेकिन जब परमिशन मजिस्ट्रेट की आ गई तो उसके बाद फिर दैट हैज बिकम टू बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। फिर उसी तरह गिरफ्तार करेगा, उसी तरह ही रिकवरीज करेगा, उसी तरह ही रिपोर्ट सबमिट करेगा, अदरवाइज टोटल प्रोसीजर इज द सेम। जी बेटा, एनीबॉडी एल्स एंड एनी क्वेश्चन? सर इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि अगर पुलिस ऑफिशियल्स वो कोऑपरेट नहीं कर रहे और एफआईआर वो नहीं कर रहे, पर्सन चले जाता है मजिस्ट्रेट के पास और वो डायरेक्शन दे देता है, देन वो जो है एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। अब क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल के अंदर डिले इन द एफआईआर है फाइल, तो वो बहुत मैटर करती है। तो वो चीज़ कब से काउंट होगा उस एफआईआर का जो टाइम है, फ्रॉम दैट एट द मोमेंट जिस टाइम पे एफआईआर रिपोर्ट की गई है, जब उन्होंने एफआईआर रजिस्टर की है, या फिर जब वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है 1 दिन लग जाए या प्रॉब्ली 2 दिन लग जाए? मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूं कि पाकिस्तान में क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के हवाले से सिंस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और इवन प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट में जुडिशल साइड पे और एग्जीक्यूटिव साइड पे एक एंजाइटी रही है कि डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 173 ऑफ द सीआरपीसी को कैसे कंट्रोल किया जाए और डिले की काजेस क्या हैं, उन काजेस को मीट किया जाए। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान stepped into the matter so many times. So many judgments have been passed by the Honorable Supreme Court of Pakistan. और as an honor to refer here before you, एक जजमेंट में मुझे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अमाइकस के तौर पर बुलाया था कि मैं एड्रेस करूं कोर्ट को कि एफआईआर का डिले और सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, चालान जिसको कहते हैं, उसको कैसे कवर किया जाए। तो वो जजमेंट पास हुई, रिपोर्ट हुई, लेकिन उसके बावजूद अलमिया सोशल जो है वो सेम रहा। अब डिले में 2-3 चीजें हैं जो बेसिक है। एक जो आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, जब एक मर्डर हो जाता है, एक अकरेंस हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो एक डिले ये है कि मुद्दई सोचता है कि जरा मैं बुला लूं अपने फैमिली को, पूछ लें कि किस किस के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाना है। एक डिले की वजह में, क्योंकि नॉर्मली जिससे ऑफेंस वो कमिट करवाया जाता है वो शख्स को अगर आप हैंग कर दें, एक्सिक्यूट कर दें, तो भी कंप्लेनेंट का ईगो सेटिस्फाई नहीं होता। मिसाल दूं, अगर आप सारे लोग जानते हैं विलेज लाइफ को, तो ये बेटियां तो शायद ना जानती हों, हमारे जो मुसल्ली होते हैं, मजदूर होते हैं, कमी होते हैं, उनको अगर आप थोड़े से पैसे दे के कहते हैं कि यार उसको फायर मार दो, अब उसने फायर मार दिया, जो मरने वाला है वो उस फैमिली का इंपॉर्टेंट मोस्ट पर्सन है, जो मारने वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि अगर उसको एक्सिक्यूट भी कर दिया जाए तो मरने वाले घर की ईगो सेटिस्फाई हो जाए, इंसाफ हो जाए। अब वो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इसको छोड़ो, जिन्होंने एक्चुअली मरवाया है उनको एफआईआर में नामजद कर। तो ये सोचते सोचते इट टेक्स टाइम। फर्स्ट कॉज ऑफ डिले। सेकंड कॉज ऑफ डिले, जब पुलिस ये समझती है कि एप्लीकेशन भी देर से आई, पोस्टमार्टम भी देखना है, पोस्टमार्टम देखकर हालात का जायजा लेंगे, तो फिर एफआईआर दर्ज करेंगे। ये जितनी डिले आ रही है, ये फिर it is fatal and always dangerous and harmful to the case of prosecution. It will extend a benefit to the accused and it will never extend any favor to the complainant at all. बल्कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मेरी 20 साल स्टैंडिंग हो चुकी, मैंने 20 साल के ट्रायल में ये देखा है कि जब कोई अकरेंस कमिट हो जाता है, उसी वक्त से लेकर ट्रायल के कंक्लूजन तक एवरी मोमेंट कंप्लेनेंट एंड प्रोसिक्यूशन एट लॉस जा रही होती
एवरी मोमेंट एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस है जो चल रहा है, मुद्दई के नुकसान में जा रहा है। अगर मुलजम, अगर आपने एफआईआर डिले कर दी तो डिसबिलीव होने का खतरा है प्रोसिक्यूशन का वर्शन। अगर पोस्टमार्टम बिलेटेड हो गया तो डिसबिलीव होने का खदशा है मेडिकल एविडेंस। अगर पोस्टमार्टम बिलेटेड है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि लगता यह है कि एफआईआर भी डिले से हुई थी। अगर फिर एफआईआर डिले से हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फिर लगता ऐसे है कि जैसे मारा एक बंदे ने था, नामजद 5 लोगों को कर दिया है। तो लिहाजा एवरी मोमेंट द प्रोसिक्यूशन इज एट लॉस। आपका क्वेश्चन ये था, दोबारा जरा दोहराइएगा। सर सवाल मेरा ये था कि आपने कॉजेज तो एक्सप्लेन कर दिए कि किस किस तरह के कॉजेज हो सकते हैं डिले के। अब अगर पुलिस मुद्दई के साथ या जो कंप्लेनेंट है उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती, मैं समझ गया। फरमा रहे हैं, मेरा भाई फरमा रहा है कि अगर मैं डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाता हूं तो एफआईआर तो होगी बाद अजान, यानी मैं मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा 8 बजे सुबह, मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास किया, वो ऑर्डर पहुंचता है 2 बजे या अगले दिन, तो एफआईआर लॉन्च होती है उस ऑर्डर की बुनियाद पे। तो फिर टाइम कहां से कमेंस होगा, उसका जो प्रॉम्प्टिट्यूड ऑफ द रिपोर्टिंग है वो कहां से कमेंस होगा, तो वो मजिस्ट्रेट की ऑर्डर से होगा। The moment you approach the magistrate, your stance stands preserved. आपने जो कहना था, जिसको शक की नजर से देखा जाना है, वो महफूज हो गया इन शेप ऑफ एन ऑर्डर और कस्टडी ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक हो गया जी। यही इसी बात को सेव करना होता है। रिपोर्टिंग, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं वो इमीडिएटली आ जाए प्रायर टू एनी कंटेमिनेशन। उसमें मिलावट होने से पहले पहले आप वो कह दें और वो प्रिजर्व हो जाए। तो ये प्रॉम्प्ट एफआईआर इसलिए मांगते हैं, फिर अल्फाज दोहरा रहा हूं, प्रॉम्प्ट एफआईआर इसलिए मांगते हैं कि आपका बयान, आपका स्टेटमेंट कंटेमिनेटेड होने से पहले पहले अथॉरिटीज तक पहुंच जाए और वो प्रिजर्व हो जाए, ताकि आप उसमें कुछ मिलावट ना कर सकें, इजाफा ना कर सकें, कमी ना कर सकें, तब्दीली ना कर सकें, आप पाबंद हो जाए। तो ये प्रॉम्प्टिट्यूड ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ द मैटर होता है। यहां तक बात समझ आ गई जी? अच्छा, ये सब इसमें एक और चीज जो है ना, कुछ हमारे बच्चे हैं जिनके आपने लफ्ज इस्तेमाल किया अमाइकस क्यूराई जो है, हमें तो पता है कि नहीं, पर वो जरा बता दें। बच्ची जो है ना वो महफिल में जो थोड़ी सी जो है ना एंग्जाइटी फील कर रही थी, देख रही थी। अच्छा जी, मैं क्यों नहीं, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो वर्ड मैंने अमाइकस यूज किया है, इट इज एन ऑनर इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ। इट इज ऑलवेज एन ऑनर इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ। वो ये लैटिन फ्रेज है बेटा, लातीनी जबान का लफ्ज है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं। अमाइकस क्यूराई, अमाइकस क्यूराई, इसका तर्जुमा है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कैसे होता है? कभी कोई कोर्ट का फ्रेंड नहीं हुआ, किसी को कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब अदालत ये समझे कि इस प्रोपोजिशन पे फलां शख्स जो पार्टी नहीं है, जिसका कोई लिंक ताल्लुक नहीं है, वो अगर असिस्ट करे तो प्रॉपर मटेरियल फॉर पासिंग वैलिड जजमेंट आ सकता है, तो अदालत उसे रिक्वेस्ट करती है, अदालत उसको रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज इस पे अपना मौकफ दें, अदालत को बताएं, असिस्ट करें कि ये क्या होना चाहिए। तो वो जो शख्स अपॉइंट होता है वो वकील भी हो सकता है, जज भी हो सकता है, प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है, एनीबॉडी दैट मे बी, उसको कहते हैं अमाइकस क्यूराई। ठीक है जी। तो प्रोफेशन का एक अरसा गुजारने के बाद, अदालतों के साथ काम करने के बाद, जब अदालतें इस लेवल पे पहुंचती हैं कि फलां शख्स इस काबिल है कि उसे सुना जाए, तो फिर अदालतें अमाइकस अपॉइंट करती हैं। तो मेरे लिए ये एजाज की बात है, अल्लाह का फजल है कि इन सो मेनी केसेस आई हैव असिस्टेड डिफरेंट कोर्ट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन इंपॉर्टेंट
cases, those cases were of country level cases, जैसे मैंने ये बताया, बल्कि इसका तो ये था कि टाइम आपका बहुत कीमती है, बता दूं, जब मैं सुप्रीम कोर्ट की एनरोलमेंट के लिए इंटरव्यू के लिए गया था, तो उस इंटरव्यू के दौरान ही द प्यूनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर जवाद एस ख्वाजा, मिस्टर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, उन्होंने मेहरबानी फरमाई, मुझे अप्रिशिएट फरमाया, एक कंट्री लेवल केस में मुझे हुक्म दिया कि आप पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद, और आप जानकर खुशी होगी कि मैंने उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट देखा हुआ भी नहीं था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम के हम सारे लोग फिर गए थे सुप्रीम कोर्ट और परफॉर्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा, जजमेंट की रिपोर्ट हुई, बहुत अच्छा हुआ। तो ये प्रोफेशनल लाइफ में एक ऑनर होता है। दुआ करें आपको भी अल्लाह करे इंशाल्लाह आपका ये वक्त आए कि आप उस पे जाएं। मैडम साहब क्लियर हुआ, एमाइकस क्लियर हुआ। अब थोड़ा हम इससे आगे चलते हैं। ऑफेंस कमिट हो गया, ऑफेंस का कॉग्निजेंस हो गया। अब आते हैं कॉग्निजेंस लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन। ये आपने देख लिया, या मैं अभी बताता हूं, ऑफेंस किस लॉ के तहत कमिट हुआ, ये कौन डिटरमिन करेगा, या ऑफेंस कमिट हो भी रहा है कि नहीं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा किसी को थप्पड़ मार के किसी से पैसे छीन रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर कहता है तुम जुर्म कर रहे हो, तो वो कहता है मैं जुर्म नहीं कर रहा, ये मेरा राइट है, अब मुझे दिखाएं कैसे मैं जुर्म कर रहा हूं। तो फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे पीपीसी को, whether the law of land has made this act to be violative of law. Any act or omission made punishable that has been termed as defined as an offense, वो कहेगा कि this is an offense under Pakistan Penal Code. जब ये ऑफेंस कमिट हो गया तो सेकंड स्टेप आ गया कि फिर थानेदार ने करना क्या है, he has to arrest the accused. कौन से लॉ के तहत वो अरेस्ट करेगा। अगर मुल्ज़िम अरेस्ट करना पड़ जाए, मैडम साहब आप बताइएगा थोड़ा मुश्किल, 5(4) के तहत, 5(4) CRPC के तहत, he shall immediately arrest the accused. ठीक हो गया जी। अब इस अरेस्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, he shall immediately report the matter to the concerned authorities for registration of FIR. तो कौन से लॉ के तहत, 154 CRPC के तहत, then he shall request for registration of FIR. जब FIR रजिस्टर हो चुकी तो उसने फॉर्मल फ्रेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर्मल चार्ज ऑफ इन्वेस्टिगेशन टेकअप करना है। तो कौन से लॉ के तहत करेगा जी इन्वेस्टिगेशन, फिर कौन से लॉ के तहत कमेंस होगी, 156 of the CRPC will empower the investigating officer to commence the investigation. अब इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करें, आज डिस्कस करें, तो यहां तक ही रुक जाएंगे, पॉसिबल नहीं होगा। इट इज एन इंडिपेंडेंट चैप्टर टू बी डिस्कस्ड विद। ऐसे ही है, मैं आपको एक फ्रेम दे रहा हूं, स्केच दे रहा हूं। अब इन्वेस्टिगेशन 156 के तहत कंप्लीट हो गई, तो कंप्लीट होने के बाद क्या प्रोसीजर होगा, देन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर shall submit his report to the concerned station house officer कि मैंने तफ्तीश मुकम्मल कर दी है, ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, ये मेरी रिपोर्ट है। then the concerned station house officer shall submit the report after signing it to the magistrate. ये लॉ के तहत स्टेप्स हैं। 173 के तहत रिपोर्ट shall be prepared and shall be submitted to the magistrate. उसके अपने तकाजे हैं 173 CRPC की, उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मौका मिलता है। जब वो सबमिट करेगा दैट रिपोर्ट, तो भी एक प्रोविजन ऑफ लॉ है, कोई बताएगा
किस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत रिपोर्ट सबमिट होगी और किस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत मैजिस्ट्रेट उसको फिर एंटरटेन करेगा। हाँ जी, मैजिस्ट्रेट लेगा 190 के तहत कॉग्निजेंस। ठीक जी, कॉग्निजेंस को डिफाइन करना हो, वर्ड कॉग्निजेंस को कोई डिफाइन करेगा? बेटा आप करें। क्या है फोन में कोई? सर मैं साथ साथ में लिख के सेव कर रही हूँ। अच्छा चलो फिर ठीक है। अच्छा जी, तो आप बताएं कि कॉग्निजेंस क्या होता है? अच्छा आप? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एनीबॉडी एल्स? जी, टू टेक अप द जुरिस्डिक्शन। हाँ नहीं ठीक है जी। सर वो देखेगा आया कि ये मजिस्ट्रेट के पास ही चलेगा या सेशन कोर्ट में जाएगा ट्रायल? जी मैडम। नहीं, कॉग्निजेंस क्या है? वो उससे Why is it essential? देखिए होता ये है, मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा, मुतारफ के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मेरे जितने कुलीग्स आपके साथ बैठे हुए हैं, अगर नाम लूं सारे तो वो अदरवाइज है। इनका माशाल्लाह ना सिर्फ एक्सपीरियंस एक्सपोजर है, बल्कि मैडम साइमा साहबा को हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी माइकस अपॉइंट करते होते हैं, और इसके साथ साथ इनको स्टेट काउंसिल अपॉइंट करते हैं डिफरेंट मर्डर अपील्स में। इनका एक्सपोजर ये है। इसी तरह गुलशेर साहब है, माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस है, मैडम साहबा है। लेकिन जब हम कभी भी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ बात करेंगे ना, तो फिर उसको उस बात को हमें बोलना होता है एज ए मेयर ऑफ स्टूडेंट। अल्फाज का इंतखाब उस अंदाज से जवाब देना है। नॉर्मली शायद हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अल्फाज का इंतखाब मुश्किल हो जाता है। कॉग्निजेंस वो पावर है जो किसी अथॉरिटी को दी जाती है टू प्रोसीड फर्दर इन द मैटर। कॉग्निजेंस इज एन अथॉरिटी given to an individual or an office to proceed further in the matter। ठीक है जी। अब ये तो कॉग्निजेंस हो गया। अब कॉग्निजेंस के बारे में ये है कि वो कब ली जा सकती, कब कहा जाएगा कि इट हैज बीन टेकन। कॉग्निजेंस इज टेकन। ठीक है जी। कॉग्निजेंस तब टेकन होगी, तब ली जाएगी जब हम कहें, जब ऑफिस कहे कि आई हैव अप्लाइड माई जुडिशियल माइंड or I have applied my executive mind. I have applied my judicial, executive, और एक और टर्म होती है क्वाज़ाई एग्जेक्टिव, क्वाज़ाई जुडिशियल, क्वाज़ाई जुडिशियल। मैंने माइंड अप्लाई किया है और मैंने फैसला किया है कि मैं आगे चलूंगा। मतलब फिर सादा अल्फाज में 173 की रिपोर्ट यानी चालान आ गया मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है जी। मजिस्ट्रेट ये चालान खोल रहा है, उसने कहा मैं देखना चाहता हूं कि इसमें कुछ मटेरियल है कि मैं इसको फारिग कर दूं। ये तो होगा ना। जब वो देख ले लगेगा तो ही हैज टेकन द कॉग्निजेंस। जब वो देखना शुरू करेगा, ये जो प्रोसेस है जिसमें वो देख रहा है कि 161 के स्टेटमेंट कितने आए हैं, इल्जाम क्या है, मुलजम कहाँ है, गिरफ्तार है, मुलजम जेल में है या मुलजम कहीं और है, तो दिस इज द मैटर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस। दो काम करेगा मजिस्ट्रेट। पहला, वो कहता है कि मैंने फाइल पेरूज की है, हर हवाले से मैंने इसको देखा है, एविडेंस असेस की है जो प्रपोज की है प्रोसिक्यूशन ने, इससे कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, फर्दर प्रोसीड नहीं किया जा सकता, लिहाजा आई ड्रॉप द प्रोसीडिंग, आई ड्रॉप द प्रोसीडिंग। मुद्दई पीछे से कह रहा है कि मेरा केस है, बहुत बड़ा केस है, अब मजिस्ट्रेट के पास चला गया, अब देखते हैं इनके साथ होता क्या है, जबकि मजिस्ट्रेट कहता है कि आई ड्रॉप द प्रोसीडिंग। ये एक प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत ड्रॉप करेगा, ये इसको देखते हैं। दूसरी सूरत, जज साहब कहते हैं, मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है, एविडेंस काफी मौजूद है, मैं फर्दर प्रोसीड करता हूं,
ट्रायल की तरफ फर्दर चलना चाहता हूं, तो दिस इज अनदर स्कोप ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस लेकर मैजिस्ट्रेट ने 2 काम करने हैं। मैंने गुजारिश की, पहला कि वो प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दे, दूसरा कि नहीं मैंने ट्रायल की तरफ जाना है, मैंने ट्रायल करना है। ये दोनों कॉग्निजेंस समझ आएगा। अगर किसी ने कोई बात कुछ पूछना हो, कुछ शेयर करना हो, बताएं। कितनी स्टडिंग सर आपकी? 4 years। माशाल्लाह। सर आप? फ्रेश ठीक हो गया, पीछे रह गया, क्या हुआ, क्या वजह? उम्र तो आपकी मेरे जितनी लगती है। नहीं सर, थोड़ी। चलो, आपकी स्टडी कितनी? सर 4 months। 4 months, गुड रिस्पॉन्स। आप अच्छी एफर्ट करें। हाँ बिल्कुल, ये करना पड़ेगा, इसके बगैर। देखें, मेरी बात लिख के रख लीजिए, जिसको सवाल करने की आदत और जुर्रत है सिर्फ वो वकील बनेगा। जिसको सवाल करने की आदत, सर, जुर्रत और नॉलेज है, सिर्फ वो वकील बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। किसी के फ्यूचर पे कमेंट करना नहीं, हम दुआ को हैं कि आप सारे ही हमारा मुस्तकबिल, लेकिन आदत बना लीजिए कि जहां कहीं भी आपके सीनियर हैं, जहां कहीं भी आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, डेली 5 क्वेश्चन आप ऐसे फर्ज समझ लें कि मैंने ये करना ही करना है, लेकिन क्वेश्चन बेस करें नॉलेज पे, स्टडी पे, हवा में नहीं, बच्चों वाला नहीं, एडवोकेट वाला क्वेश्चन। और मैं आपसे वो बातें शेयर कर रहा हूं जो मेरी लाइफ से, मेरी एक्सपीरियंस हैं। मैंने एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए डॉक्टर बासित साहब से क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पुट किया मैंने उन्हें कि सर ये बताएं मुझे, ये क्या होगा। तो डॉक्टर बासित साहब ने मुझे फरमाया, आनंद है वो भी मेरे लिए, कि नौजवान ये बताएं अभी इस लेवल के क्वेश्चन करने वाले वकला हैं? तो मैंने अर्ज किया, सर हैं, अगर आप मुझे बर्दाश्त करें तो मैं इंशाल्लाह आपको इस लेवल के क्वेश्चन किया करूं। तो आप ये भी एजाज की बात बताने लगा हूं कि क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी बड़ी लॉट है पाकिस्तान लॉयर्स में, शायद कोई वकील ऐसा बचा होगा जिसको मैंने आज तक क्वेश्चन पुट नहीं किया। लेकिन ये नहीं कि मैं क्वेश्चन ऐसा करूं जो उस शख्सियत के म्यार के बराबर नहीं है। ये नहीं कि जो ऐसी कॉमन चीज है जो मुझे डॉक्टर बासित से पूछने की बजाय मैं अपने भाई से पूछ लूं तो मिल जाए। लिहाजा क्वेश्चन का म्यार ये होना चाहिए कि क्वेश्चन करने वाले को स्यापा पड़ जाए कि मैंने इसका जवाब क्या देना है। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बात कर रहा हूं कि जब मैं क्वेश्चन पुट करता हूं तो 90% जवाब नहीं आते, 90% जवाब नहीं आते। बल्कि मैंने ये देखा है, मैंने ये सुना है, ये कहते हुए बहुत से बुजुर्गों को, अपने बड़ों को, उनका नॉलेज में, इज्जत में कमी नहीं। मैं अपने लिए फख्र की बात कर रहा हूं कि वो कहते हैं कि यार क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया वैसे आपने, इसको देखते हैं। तो अगर ऐसी बात आ जाए तो आप समझें कि मैंने म्यार का क्वेश्चन किया है। इसको आदत बनाएं, नोटबुक बनाएं, उस पर नोट करें, तब नई प्रोपोजिशन आएगी, तब आप लर्न करेंगे, तब आपको शौक पैदा होगा, तब आपको मजा आएगा, तब आप रोस्टर पे खड़े होके जब आप समझे ना कि मैंने जो बात की है उसका असर हुआ है, वो कॉन्फिडेंस है असल में। जब जज कहे कि क्या बात है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तब आप आगे चलेंगे। अगर आपको पसीना आ जाए, अगर आप परेशान हो जाएं, अगर आपकी फैक्ट्स पे कमांड ना हो, लॉ पे कमांड ना हो, अगर आपकी शख्सियत ना प्रॉपर हो, तो फिर समझें कि आपने क्लाइंट का बेड़ा गर्क कर दिया।
ऐसे ही है ना? ये भी ईमान रखें कि जितने बड़े बड़े आज आपको नजर आ रहे हैं बैरिस्टर साहब समेत, ये सारे हम जैसे ही थे। ये कहीं आसमान से नहीं आए, ये पैदा होते ही सब कुछ लेकर नहीं आए। इन्होंने भी यहीं से आगाज किया, जैसे आपने किया, मैंने किया, और फिर इन्होंने मेहनत का वो लेवल अपनाया, रातें जागे, दोस्तों के साथ चाय पीने को प्रेफर नहीं किया, फिर मेले देखने, ड्रामे देखने नहीं गए, बुक्स के साथ रब्बत कायम किया। और ये लेवल है कि आज मैं बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद, मेरी आज पहली मुलाकात है, तो मैं आई एम प्राउड ऑफ माय ब्रदर। इतनी अच्छी गुफ्तगू थोड़े से टाइम में मैंने बहुत सीखा है बैरिस्टर साहब से। बैरिस्टर साहब, आप जब बात कर रहे थे क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की, अभी आप चेयर पे बैठ के मेरे साथ थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है, तो यकीन जानिए कि इतनी डीप बात थी कि हमारे प्रोफेशन ऑफ लॉ में, पाकिस्तान में इस बात को अंडरस्टैंड करना खाल खाल है, जिस डेप्थ पे जनाब बात कर रहे हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब की सरबराही में इंशाल्लाह हम ये सारी बातें करेंगे। आगाज है, आपका तारुफ था, मेरी हाजिरी, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऐसे ही है वकीलों की सेहत। जी, क्योंकि सर मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, ये प्रैक्टिस नहीं की। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, टेंडर ऑफ पार्डन क्या होता है? पार्डन पता है ये चीज, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसेस बता दे, क्वेश्चन वाइज मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाए। मैं बिल्कुल बता दूं। स्टार्टिंग से कैसे होता है, कौन करता है, मैं बता दूं। किसकी जुरिस्डिक्शन है, और जो ग्रांट करता है उसको पावर कौन देता है? देखें बेटा, ऐसे है कि ये अगर इसको डिटेल डिस्कस करें तो मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि एक चैप्टर है पूरा। मैं आपको टेंटेटिवली बता देता हूं, इन ब्रीफ बता देता हूं कि कौन करता है, कैसे करता है। पार्डन किसको ग्रांट हो सकती, लिखते जाएं, तेजी से लिखते जाएं। इंग्लिश में अगर चाहें तो लिखवा सकता हूं, अगर उर्दू में लिखना है तो सभी लिख सकेंगे। पार्डन किसको ग्रांट हो सकती है? नंबर 2, पार्डन कौन ग्रांट कर सकता है? पार्डन के लिए पेश कौन करेगा? पार्डन किन ऑफेंसेस में ग्रांट होती है? किन ऑफेंसेस में ग्रांट होती है? पार्डन के नतायज या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? बेटा 2 वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है अकम्पलिस एंड एक होता है अप्रूवर। स्टैट्यूट ने 2 डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हैं, अकम्पलिस एंड अप्रूवर। कानून शहादत ऑर्डर ने वर्ड अप्रूवर यूज किया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने वर्ड दूसरा क्या बताया? अकम्पलिस यूज किया है। पार्डन हमेशा किसी सस्पेक्ट को ग्रांट की जाती है, किसी सस्पेक्ट को ग्रांट की जाती है। सस्पेक्ट कौन होता है? यस, मुल्ज़म। सस्पेक्ट होता है मुल्ज़म। पार्डन इज ऑलवेज ग्रांटेड टू ए सस्पेक्ट। पार्डन हमेशा मैजिस्ट्रेट ग्रांट करता है या कोर्ट ग्रांट करती है।
पार्डन तब ग्रांट की जाती है जब एविडेंस डेफिशिएंट होती है, अदरवाइज पार्डन ग्रांट नहीं की जा सकती। एविडेंस डेफिशिएंट होती है। ये क्वेश्चन सर लाइब्रेरी में पुटा हुआ था, तो मैंने कहा था मजिस्ट्रेट ग्रांट करता है, तो मुख्तलिफ लड़कों ने लड़कियों ने कहा आप गलत बात कर रहे हैं, ये प्रोसिक्यूशन ग्रांट करता है। नहीं बेटा नहीं, वो आपके हाथ में सीआरपीसी जब मौजूद है, सीआरपीसी पे मैंने सारा उनको चेक करा, मैंने कहा थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, उसके हवाले से भी बात की थी, तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं। देखिए आप सारा जान आपको अपोज करें वो बात और है, आपने अपनी एम्पावरमेंट विद फोर्स ऑफ लॉ ये देखनी है कि आप राइट पाथ पे हैं। असेस करें किसी का अपोजिंग, देखें वो ठीक है तो फॉलो कर लें, ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। वो नौजवानों का देखें पार्डन, कोई भी स्टेप, यानी जितने स्टेप्स होते हैं क्राइम के, वो फॉर सबमिशन बिफोर मैजिस्ट्रेट ही होते हैं। ओवरऑल मालिक जो है वो तो मैजिस्ट्रेट है, प्रोसिक्यूशन इज नॉट। प्रोसिक्यूशन एक पार्टी है सिर्फ। प्रोसिक्यूशन कौन है? एक पार्टी, मेरी तरह, यानी किसी मुल्जम की तरह। मुल्जम एक पार्टी है, प्रोसिक्यूशन एक पार्टी है। प्रोसिक्यूशन में डिफरेंट एजेंसीज आती हैं, यानी पुलिस आ गई, मुदई आ गया, प्रोसिक्यूटर आ गया, ये डिफरेंट एजेंसीज मिलकर प्रोसिक्यूशन कॉम्बिनेशन है ये। वो तो कहते हैं सारे जहान को सजा मौत कर दो, ऐसे ही है ना? तो क्या कोर्ट कर देगी? नहीं। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को एक तरफ खड़े करना है, डिफेंस को एक तरफ खड़े करना है, आप सामने बैठना है, खुद वजन करना है इनमें से किसकी बात दुरुस्त है, तो फिर फैसला करना है। ठीक है जी। शॉर्ट वर्ड्स में तरीकाकार बता देता हूं। जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर ट्रायल डेफिशिएंट एविडेंस के केस में एक मुल्जम ऑफर करे कि मैं आपको सारी बात बता देता हूं, असल में हुआ क्या है, तो आप मेरी हद तक माफ कर दें मुझे। ठीक है जी। जब वो डिस्क्लोज करेगा कि मैं जानता हूं वाकयात, मैं साथ था, जानता नहीं, मैं साथ था, मैं सारे वाकयात बता देता हूं, आप मुझ पे मेहरबानी करें, तो फिर वाकई प्रोसिक्यूशन जो है वो डिसाइड करेगी कि हमने इसको पार्डन के लिए रिक्वेस्ट करनी है कि नहीं। ठीक है जी। प्रोसिक्यूशन उसको तैयार करेगी, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी कि मैं और फलां 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 बंदे फलां टाइम पे गए थे, हमने ये ऑफेंस कमिट किया है। ठीक हो गया। उसके लिए तो आपने एग्रीमेंट कर लिया कि आपको माफ कर देंगे, आपको सजा नहीं देंगे, बाकियों के खिलाफ वो गवाह बन गया। ऐसे ही हुआ ना जी। उसके साथ तय हो गया कि आपको हम पार्डन ग्रांट करवा देते हैं, शर्त यह है कि आपने यही एविडेंस फिर कोर्ट में देनी है। ठीक जी। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूटर विद द परमिशन ऑफ ईयर्स ऑफ द डिसीज, जो हम 302 में लेते हैं, वारसान की मर्जी से उनसे दस्तखत, सर्टिफिकेट, बयान अल्फी लेकर कि इसको पार्डन ग्रांट कर दी जाए, कोई इतराज नहीं। वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे टू द मजिस्ट्रेट कि जनाब हमारी एविडेंस डेफिशिएंट है, ये मुल्जम इस तरह बयान देने को तैयार है, वारसान ने इजाजत दे दी है, अदालत भी मेहरबानी फरमाए। अब समझ आई? कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस मे और मे नॉट ग्रांट पार्डन। अब अगला प्रोसीजर यह है कि अगर कोर्ट पार्डन ग्रांट कर देती है तो फिर द सस्पेक्ट और द अप्रूवर, जो अप्रूवर बन गया, शैल रिमेन इन जेल until he deposes as has been committed by him, जैसे उसने वादा किया हुआ है, जब तक वो अदालत में आके शहादत नहीं दे देता उस शर्त के मुताबिक, तब तक वो जेल में रहेगा। एक मिनट। हाउएवर, अगर वो बेल क्लेम करना चाहे, बाहर आना चाहे,
तो अप टू सेशन जज द कोर्ट्स हैव नो अथॉरिटी टू रिलीज हिम ऑन बेल, रादर until then जब तक वो शहादत नहीं दे देता. However, the High Court is competent to release him on bail if the court deems it fit and appropriate. जी इसमें सर 54 आर्टिकल QSO जी 44 आर्टिकल QSO उसमें क्रॉस का जिक्र किया गया कि अकम्पलिस पे भी क्रॉस होगा. उस पे थोड़ी सी डिटेल कि जब उसको पार्डन किया जाता है तो वो गवाह बन गया ना, गवाह बन गया, मुल्जम उस पे जिरा करेंगे, मुल्जम उस पे जिरा करेंगे. देखें दो चीजें हैं कि जब मुल्जम पे जिरा करता है, दो स्टेप्स हैं. जब मुल्जम पे जिरा, वैसे तो ये एक ग्रुप के तौर पे खड़े हैं, ये सारे डिफेंड कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना. लेकिन एक स्टेज ये भी आती है कि एक दूसरे पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है. दो सूरतें हैं, जब एक मुल्जमान में से एक अप्रूवर बन जाए, उसको पार्डन ग्रांट हो जाए, दूसरों के खिलाफ शहादत दे, तो वो उस पे जिरा करेंगे. दूसरी बात, दौरान ट्रायल विदाउट adopting any procedure of granting pardon or becoming approver, मुल्जम के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दे तो co-accused is competent to make request to the court that he may be allowed to cross-examine the said accused to the extent of portion of statement made by him adverse to his interest. समझ आई? मिसाल इसकी ये देता हूं कि एक कत्ल हो गया, उस कत्ल में एक मुल्जम कहता है कि जी ये दरअसल डिफेंस में मारा है, ट्रायल में वो स्टेटमेंट देता है कि मारा हमने डिफेंस में है, मैं और फलां साथ थे, दरअसल छुरी इसने मारी. ठीक हो गया? ठीक हो. साथ वाला कहता है नहीं जी मैं तो वहां मौजूद ही नहीं था, मेरे तो इल्म में नहीं है, सेल्फ डिफेंस क्या हुआ, मैं तो वहां मौजूद ही नहीं था. अब उसका को-एक्यूज्ड कह रहा है कि हमने मारा है, ये साथ था, छुरी भी इसने मारी है. ठीक जी. He has a right to request the court for cross examination to the accused to the extent of statement he implicated him in the commission of crime. जी और कोई क्वेश्चन? सर आप नहीं बोले. नहीं सर, नहीं बोलना. समझ नहीं. ऐसे सर जो अकम्पलिस है, अकम्पलिस ही जब एग्री कर देता है कि मैंने गवाह बनना है, तभी इसको फिर अकम्पलिस से अप्रूवल बना दीजिए. एडवर्स टू हिज विल नहीं हो सकता. नॉट एडवर्स टू हिज विल इफ ही इज विलिंग टू गो. यस. सर वो जब प्रोसिक्यूशन जो है वो कोर्ट को सबमिट करेगी कि जनाब ये जो है अकम्पलिस बना, वो जेल में रहेगा तब तक, और फॉर एग्जांपल उसको एक्विट करने हैं, जो भी करना है वो फाइनल जजमेंट में आएगा. फाइनल जजमेंट में आएगा. टिल दैट टाइम ही विल रिमेन इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट, जेल में. यस, वो विथड्रॉ भी किया जा सकता है. ग्रांटिंग पार्डन में आल्सो बी विथड्रॉन. उसकी अपनी शर्तें हैं कि उसने क्या क्या एग्रीमेंट किया था. उसने कहा कि आई शैल रिमेन इन जेल लॉफुली, इट इज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं जेल में रहूंगा. नंबर 1. नंबर 2, I shall abide by the statement I have made now before the court. एक बयान देना है ना उसने कि ये वाकयात हुए थे, तो मैं यही शहादत दूंगा. एडवर्स टू द सेम नहीं करूंगा. अगर वो किसी स्टेज पे आके कहता है नहीं जी नहीं, ना मैंने ऑफेंस कमिट किया, ना इन्होंने ऑफेंस, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ था, तो फिर वो वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट हो गई. उसको विथड्रॉ किया जाएगा, उसको उसी डॉक में फिर खड़ा करके मुल्जम उसका ट्रायल किया जा सकता है. सर ये कौन सा सेक्शन के थ्रू? 337 और 338 सारा प्रोसीजर उसमें अवेलेबल है. जी भाई कुछ समझ आया?
मैंने कोशिश ये की है कि मुझे नजर आ रहा है कि आप मेरी तरह के सादा लोग हैं, तो सर, मैं आप आपके हिंदी एरिया से जुबान बिलोंग करता हूं। मुझे पता है, मैं आपको मुलाकात भी हुई है। आप कहाँ पिंडी बटिया से? पिंडी बटिया से हाई कोर्ट में मुलाकात हुई थी एक दफा पिंडी बटिया में। ऐसे ही ऐसे बहुत अच्छी बात है, पिंडी बटिया बड़ा फेस। तो मैंने आपकी जबान में ही कोशिश की कि आपसे बात की जाए, तो उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ जरूर इससे गेन लिया होगा। फर्दर इंशाल्लाह करेंगे। आज नॉट फीलिंग वेल फर्दर है। सर हमारे सीधे एग्जाम के बाद थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि मुझे काफी चीजें इंशाल्लाह क्यों नहीं, आप अगर जैसे सर